हेलो टू ऑल माय डियर मेंबर्स। मिशन आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने इंडियन सोसाइटी की नई लेक्चर सीरीज डिस्कस करनी शुरू कर दी थी और पिछले लेक्चर सीरीज में हमारा जो रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया था। ठीक है, तो बेसिकली अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट अगर रेलेवेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको भी दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देख सकते हो एक क्वेश्चन आया है। हालांकि अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो बेसिकली जो आपके पॉपुलेशन के टॉपिक है और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आप इस टॉपिक को कवर कर लेते हो तो कहीं ना कहीं जो आप आंसर राइटिंग में इसको इंटीग्रेट कर सकते हो एंड अल्टीमेटली आपके आंसर रिचनेस भी होंगी। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे उस कंटेक्स्ट को जानना जरूरी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये न्यूज़ में इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस पर डिस्कशन करना वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो आपका यूनाइटेड नेशन ने पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जो रिलीज किया है उसमें बहुत सारे नए इन्फॉर्मेशन आए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बाय 2023 जो इंडिया है वो चाइना को रिप्लेस कर देगा एज नंबर 1 पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो काफ़ी बड़ी ये न्यूज़ है। ठीक है, एंड डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका इस रिपोर्ट पर ही। ठीक है, कि हाईलाइट द फाइंडिंग्स ऑफ दिस रिपोर्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी कहीं ना कहीं इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इसके बारे में आपको डिटेल से देखना है। वैसे तो ये मैगजीन आपका पुराना है, बट मैं आपको बता दूं कि आपने जो यूनाइटेड नेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट पॉपुलेशन रिपोर्ट वाली जो अभी हुई है उसको आपको अच्छे से पढ़नी है। वैसे भी वेरियस मैगजीन्स में जिसमें आप पढ़ते हो उसमें तो ये कवर हो ही जाएगी, तो ऐसा तो कोई बड़ी बात होगी नहीं। आपको उसे लेकिन कवर करना है। ठीक है, यहाँ पर तो हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग डिस्कस कर ही लेंगे, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। एंड साथ ही साथ ये भी देखना होगा आपको कि जो आपका सेंसस 2011 का डाटा है ना वो आप यूज करो, या फिर कोई गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट है उसमें अगर कहीं ना कहीं पॉपुलेशन से रिलेटेड डाटा फैक्ट्स है तो आप वो यूज कर सकते हो। जैसे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है तो इसमें बेसिकली वर्किंग एज पॉपुलेशन के बारे में बताया जाता है, तो वहाँ से उन डाटा को यूटिलाइज कर सकते हो। एक तो PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हो गया, नीति आयोग के रिपोर्ट हो गए। ठीक है, साथ ही साथ ये जो सेंसस है, सेंसस वैसे तो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रकार से ट्रस्टेड रिपोर्ट है तो आप यूज कर सकते हो। लेकिन हाँ, आप UN का जो अभी रिपोर्ट आया है उसको भी आप बता सकते हो बिकॉज वो करंट डेवलपमेंट है। ठीक है, तो आपको हेजिटेशन नहीं रखनी है इन सब रिपोर्ट को मेंशन करने में। तो ऐसे में क्या होगा कि आप अपने पॉइंट्स को अच्छे तरीके से सब्सटेंशिएट कर पाओगे और कहीं ना कहीं आपकी जो आंसर रिचनेस है वो और ज़्यादा अच्छे से होगी। लेकिन हाँ, मेक श्योर कि आप जो भी डाटा कोट करते हो उसमें आप एजेंसी का नाम जरूर लिखें जिस एजेंसी ने इसे बोला है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं तो आप देखो। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करें। आप अपना जो कंट्रीब्यूशन है हमारे प्रति वो जरूर करें, यानी कि शेयर करें, मोर एंड मोर शेयर करें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में जो हमारी वीडियोज हो उसको आप स्प्रेड करिए। बिकॉज कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स भी बेनिफिशियल होंगे इन टॉपिक्स को लेकर, क्योंकि ये सब जो टॉपिक्स होते हैं ना इन सब पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है। आप देखोगे यूट्यूब पर भी सर्च करोगे तो आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन मैं ये इनिशिएटिव इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पर ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं ये अवेलेबल करवा रहा हूँ सो दैट आपको भी बेनिफिट मिल जाए। दैट्स वाई मैंने एथिक्स का जो लेक्चर सीरीज है आपने देखा ही, मैंने डाल दिया है। उसके बाद हमने अब इंडियन सोसाइटी का जो लेक्चर सीरीज है उसे भी डालना शुरू कर दिया है सो दैट इन सब टॉपिक जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान टॉपिक है, इसमें कोई आपका रीजनिंग लॉजिक नहीं लगने वाली है, बस आपको सब्सटेंशिएट करने हैं अपने पॉइंट्स को फैक्ट्स से, और ये सब कहीं ना कहीं सोसाइटी से लिंक्ड है तो वो भी आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा मोर अवेयरनेस देखने को मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन सोसाइटी। तो एक बात तो मैंने आपको बताया कि जो पॉपुलेशन है इंडिया का बाय 2023 वो रिप्लेस करने वाला है चाइना को एज द फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो हम देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट में
थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन क्या रही है आपको पता ही होगा। इंडिया 90s की बात करें तो उस समय जो बर्थ रेट थी, डेथ रेट थी, वो काफ़ी ज़्यादा थी, जिसके कारण जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, वो एक प्रकार से उतनी ज़्यादा नहीं होती थी। यू कह सकते हो कि स्टेगनेंट पॉपुलेशन होता था, ठीक है, क्योंकि डेथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा थी। और उस समय बर्थ रेट ज़्यादा होने का कारण क्या होता था, क्योंकि डेथ रेट ज़्यादा होती थी, इसलिए लोग जो हैं वो ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस करते थे, सो दैट उनके जो लेबर पार्टिसिपेशन में कंट्रीब्यूट कर सके, क्योंकि पहले शिक्षा दीक्षा तो होती नहीं थी। तो दैट्स वाई ये सब चीज़ें चलती थी। साथ ही साथ हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं थी। तो ये सब चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपको देखने हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में जानेंगे। फैक्ट्स एंड फिगर्स कहीं ना कहीं पुराना होगा, तो आपको सब्सटेंशिएट करना है आपका न्यू फैक्ट एंड फिगर से, ठीक है। पॉपुलेशन में हम साइज को पढ़ेंगे, डेंसिटी को पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी होता है ना, इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी अगर देखें एज पर द सेंसस 2011 कितनी है, और जो आपका लेटेस्ट सेंसस आने वाला है, लेकिन अभी तो बहुत समय लगेगा उसको आने में, क्योंकि कोविड-19 के कारण डिले हो गई थी, लेकिन वो आएंगी। अगर आ जाती है तो उससे बेहतर डाटा आपको नहीं मिलेगा, एंड आप उसको बार बार यूज करोगे। लेकिन अब देखिए हम लोग की किस्मत कब चमकती है, कब ये रिपोर्ट आता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो रिपोर्ट जो है ऑल इंडिया लेवल पर होगा, और हर एक हाउस होल्ड के जो एनालिसिस है वो किए जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम देखेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। क्या वो फैक्टर्स है जिसके कारण कहीं पर आप देखोगे कि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, कहीं पर देखोगे कि पॉपुलेशन एकदम खाली खाली है, जैसे आप हिमालयन रीजन में बात कर लो, ठीक है। तो रिजिड टोपोग्राफी रहेगी तो वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं मिलेगा। साथ ही साथ सॉइल है कि नहीं है, सॉइल की क्वालिटी क्या है, क्लाइमेट क्या है। अब डेजर्ट में जाकर देख लो तो पॉपुलेशन कहीं ना कहीं काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हम आगे देखने वाले हैं। एंड डेमोग्राफिक ट्रेंड्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात डेमोग्राफिक डिविडेंड हम देखेंगे, ठीक है। और डेमोग्राफिक ट्रेंड्स जो हमें देखने को मिल रही है इंडिया में, जैसे वर्किंग एज पॉपुलेशन का शेयर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ ट्रेंड हमें देखना है, और कुछ रिपोर्ट भी हम देखेंगे, क्या कुछ चैलेंजेज है, क्या कुछ सजेशंस है, उसे हम देखेंगे। एंड फिर हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। कहा जाता है कि भारत जो है अभी ह्यूज डेमोग्राफिक डिविडेंड का पोटेंशियल रखे हुए। कैसे? बिकॉज 65% पॉपुलेशन जो हमारा है वो वर्किंग एज के अंतर्गत है। इसका मतलब क्या है? अगर इन सब पॉपुलेशन को बेटर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, स्किल सब दे दी जाए तो हमारे जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा ये कंट्रीब्यूट करेंगे। एंड इन्हीं को अगर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज सब ना मिले तो यही डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएंगे, क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन है, इनके हाथ में काम रहेंगे तो ये इंगेज रहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, इनकम जनरेशन में, स्टार्टअप बिजनेस सब खोलने में। लेकिन जब इनके पास काम नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं ये जो है कन्फ्लिक्ट्स में इंगेज हो सकते हैं, या फिर यूँ कह सकते हो कि आपका वायलेंस थी, ये सब जो निगेटिव एक्टिविटीज है इसमें इंडल्ज हो सकते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं इस पोटेंशियल को हमें यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। तो क्या हम पोटेंशियल को यूटिलाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, ठीक है। एंड उसके बाद हम फैक्ट एंड फिगर्स के बारे में जानेंगे। डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत में क्या है, साथ ही साथ एडवांटेज क्या है डेमोग्राफिक डिविडेंड के, और यहाँ पर देखो चैलेंजेज क्या है डेमोग्राफिक डिविडेंड के, लाइक स्किल नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक चैलेंज ही है डेमोग्राफिक डिविडेंड के। एंड वे फॉरवर्ड हम देखेंगे, एंड कंक्लूजन। उसके बाद पोस्ट 1950 यानी कि देश आज़ाद हुआ, उसके बाद पॉपुलेशन पॉलिसीज गवर्नमेंट की तरफ से लाई गई, है ना। एक समय था जब फोर्स्ड एस्ट्रलाइजेशन का भी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन काफ़ी विरोध भी हुआ था। एंड इवोल्यूशन ऑफ इंडिया पॉपुलेशन पॉलिसीज कैसे इवॉल्व हुई। लेकिन हाँ, एक बात तो आपने देखा भी होगा, मोर और लेस कहीं ना कहीं हमारी जो पॉपुलेशन पॉलिसीज रही है वो दबाव वाली नहीं रही है, जैसा हमने चाइना में देखा है। चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी, एंड जिसके कारण आज उसका खामियाजा चाइना को देखने को मिल रहा है। बिकॉज चाइना में जो है ओल्ड एज पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इट वॉज ऑल ड्यू टू द नॉर्म्स विच वॉज सेट बाय द चाइना एज 1 चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है। तो उसके कारण क्या हुआ, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो तेज़ी से नहीं हो पाई। जो आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जितना पोटेंशियल
उसका था वो उतना पोटेंशियल को अटेन नहीं कर पाया, एंड अल्टीमेटली आज देखो चाइना को चिंता लगा हुआ रहता है कि भाई साहब इतना बड़ा इकोनॉमिक पावर है हम, लेकिन क्या हो अगर हमारा पॉपुलेशन ही एज्ड हो रहा है। तो ये सब चिंताएं सता रही थी, दैट्स वाई ये जो नॉर्म्स है 1 चाइल्ड पॉलिसी वाला वो चेंज किया गया है ना, 2 चाइल्ड पॉलिसी वाला सिस्टम लाया गया है। तो ये सब बातें हैं वो सब हम देखेंगे। एंड उसके बाद नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द पॉलिसीज क्या है, एंड कुछ 5 ईयर प्लान्स में पॉलिसीज की भी चर्चा होगी जहां पॉपुलेशन से रिलेटेड मुद्दे पर बात हुई थी। साथ ही साथ पॉपुलेशन चेंज के डिटर्मिनेंट्स क्या है, जैसे 3 चीज़ें हैं, फर्टिलिटी है, मोर्टेलिटी है, माइग्रेशन है। मोर्टेलिटी यानी कि डेथ, फर्टिलिटी यानी कि बर्थ, माइग्रेशन यानी कि मूवमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये सब बातें हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ पॉपुलेशन ग्रोथ होता है तो उसका क्या परिणाम होगा, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन, पॉपुलेशन कंट्रोल थ्योरीज। पॉपुलेशन कंट्रोल थ्योरीज कहीं ना कहीं अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल लेकर रखे हो तो कहीं ना कहीं आपको 2-3 थ्योरी पढ़नी पड़ती है, डेमोग्राफी, ट्रांजिशन थ्योरी, ये सब कुछ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट UNFPA, अब तो 2022 आ गया है ना, तो वही बात है। एंड ये सब हम देखने वाले हैं। सो होप कि आपको ये जो बेसिक ओवरव्यू है वो समझ में आ गई होगी। यहीं पर हमने जो भी मुद्दे थे पॉपुलेशन से एसोसिएटेड उसको हमने डिस्कस किए, सो दैट आपके जो भी ओवरव्यू वाले बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाए और आप चैप्टर को आगे आसानी से समझ पाओ, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है, डिस्कस द चेंजेस इन द ट्रेंड्स ऑफ लेबर माइग्रेशन विद इन एंड आउटसाइड इंडिया इन द लास्ट 40 ईयर्स। तो आपको लास्ट 40 ईयर्स में जो ट्रेंड्स में बदलाव आए हैं लेबर माइग्रेशन का, लेबर माइग्रेशन होते हैं ना, एक तो विद इन यानी कि इंटर स्टेट लेबर माइग्रेशन होता है, एक होता है कंट्री टू कंट्री माइग्रेशन। जैसे हमारे देश में आप देखो मोस्ट ऑफ द जो लेबर्स होते हैं वो आप देखोगे कि जो मिडिल एशियन कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरबिया, दुबई, इधर सब जाते हैं। तो एक तो ये बात है, तो इस हिसाब से आपको कंटेक्स्ट बनाकर आंसर लिखना है, ठीक है। आजकल यूपीएससी ट्रेंड पर ज़्यादा फोकस करते हैं, डिस्कस द चेंजेस इन द ट्रेंड, सो दैट आप जो है पूरा क्रोनोलॉजी लिखो, ठीक है, क्योंकि क्रोनोलॉजी बनाने में ही कहीं ना कहीं दिमाग का कसरत होता है, अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा तो आंसर तो बन ही जाएंगे। ये 2015 में पूछा गया था। तो होप कि आप इन सब इश्यूज को समझ गए होंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया के टॉपिक से। तो ये तो अब चलो रिपोर्ट को हटाओ, यहाँ पर आपको याद रखना है, रिप्लेस कर देना है इस रिपोर्ट को, क्योंकि ये पहले का रिपोर्ट है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो ओवरटेक करेगा चाइना से बाय 2027। लेकिन अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है ये तो बोल रहा है कि भाई साहब उतनी दिन की जरूरत करने की जरूरत नहीं है, इंतजार करने की। बेसिकली 2023 में ही ये जो कारनामा है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। एंड सेमी रिपोर्ट है ये जो आपका यूएन पॉपुलेशन डिवीजन ही रिपोर्ट को पब्लिश करता है और यही ने अभी 2022 के ही रिपोर्ट को पब्लिश किया है। तो इसमें डायरेक्ट आपका एस्टिमेशन में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो अब थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं, एंशियंट टाइम्स कि किस प्रकार से पॉपुलेशन की जो संख्या है उसको क्या काउंट की जाती थी या नहीं की जाती थी, सेंसस का कैसे इवोल्यूशन हुआ उस सब को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एंशियंट टाइम्स में चलते हैं। तो बेसिकली आपको ही पता है इंडिया का अर्लीस्ट लिटरेचर कौन है, ऋग्वेदा। उसमें कहीं ना कुछ बातें बताई जाती है पॉपुलेशन काउंट को लेकर। कहा जाता था कि जो पॉपुलेशन काउंट है वो मेंटेन की जाती थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1800 से 600 BC। तो 1800 से 600 BC जो है आपका पता होना चाहिए लाटर वैदिक पीरियड का पेज है ना। और 600 BC काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंस रखता है। किस लिए सिग्निफिकेंस रखता है आप हमें बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड साथ ही साथ जो कौटिल्य ने बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, कौटिल्य बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे और इन्होंने ही मदद की चंद्रगुप्त मौर्य को टू ओवरथ्रो द नंदा डायनेस्टी, ठीक है। तो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी 3rd सेंचुरी BC में, उन्होंने प्रिस्क्राइब किया था कि जो पॉपुलेशन स्टैटिक्स है वो एक इम्पॉर्टेंट मेजर है फॉर द स्टेट पॉलिसी फॉर टैक्सेशन। यानी कि टैक्सेशन अगर लगानी है तो बेसिकली सबसे पहले तो हमें पॉपुलेशन पता हो ना कि किस पर टैक्स लगानी है। तो इसलिए ये जो आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इसमें प्रिस्क्राइब किया गया था कि जो पॉपुलेशन स्टैटिक्स कलेक्ट करिए एज द मेजर ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉर टैक्सेशन। बाकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मेडावल टाइम्स में देख लो, मुगल किंग अकबर के समय में जो आपका एन ए अकबरी है ना,
इसमें कम्प्रिहेंसिव डाटा को इंक्लूड किया गया है रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन ऑफ पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, वेल्थ एंड मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है वो है मॉडर्न टाइम का। कैसे? तो जो फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस भारत में किया गया वो है आपका 1872 में, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है, फर्स्ट सेंसस भले 1872 में किया गया, लेकिन जो सिंक्रोनमस सेंसस है यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव रूप से सेंसस पूरी तरह पैरामीटर सब डिफाइन करने के बाद वो बेसिकली 1881 में हुआ, यानी कि 10 साल के बाद। तो अगर पूछा जाएगा आपको फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस कब कंडक्ट हुई इंडिया में, तो 1872 में, ठीक है। और आई थिंक ये लॉर्ड मायो के समय में था, उस समय वायसराय लॉर्ड मायो थे शायद। उसके बाद जो आपका फर्स्ट सिंक्रोनमस सेंसस विथ वेल डिफाइंड पैरामीटर एंड कम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू, तो वो आपका 1881 से शुरू हुआ था। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद से रेगुलर बेसिस पर आपका जो सेंसस है वो कंडक्ट होता रहा है। 1881, 1891, 10-10 साल पर सेंसस होता रहा। तब सेंसस कंडक्ट करने का रेलेवेंस अब क्या है वो सब एक अलग मुद्दा है। वैसे भी आपका जब सेंसस रिपोर्ट आ जाएगा तो वो इश्यू हाईलाइट होंगी, ठीक है, एंड उस समय हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये सब बातें हो गई। अब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आप देख लो। सेकेंड मोस्ट पॉपुलेशन, लेकिन अब तो जो है काफ़ी ज़्यादा भारत की पॉपुलेशन है। अगर सेंसस की बात करें तो 1.21 बिलियन पीपल है, लेकिन अगर लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो कहा जाता है कि 1.35 बिलियन पीपल इंडिया में रहते हैं, यानी कि 135 करोड़, है ना। तभी आप देखते होंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है 135 करोड़ देशवासी को संबोधित करते हैं, ठीक है। तो ये सब हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं कुछ अदर फैक्ट्स के बारे में। तो ये जो आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन है ना, डेट्स एक वर्ल्ड पॉपुलेशन 100% है, उसमें से जो इंडिया की पॉपुलेशन का शेयर है, इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड पॉपुलेशन में, 17.85%। तो ये भी ध्यान रखना है। और ये जो 17.85% पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का, कितने लैंड एरिया में है, तो वो आपका है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर बसा हुआ है। यानी कि भारत की पूरी एरिया कितनी है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ पर देखो, है ना। और ये जो आपका भारत का एरिया है, यहाँ से ये बात भी याद रखनी है, इट इज़ 2.4% ऑफ द वर्ल्ड टोटल एरिया, यानी कि वर्ल्ड का जो भी आपका टोटल एरिया है उसका 2.4% इंडिया का एरिया कंप्राइज करता है, ठीक है। तो यहाँ से ये बात भी क्लियर हो गई। तो ये सब हमने देखा। एंड ये जो आपका SDG गोल 3 है, इसके अंदर अगर जाओगे तो SDG गोल 3 और सब गोल्स में जाओगे तो 3.7 आएगा, ठीक है। तो इसने भी कहा है कि बाय 2030 यूनिवर्सल एक्सेस हो सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज का, ठीक है। जैसे आपका फैमिली प्लानिंग, इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन, ये सब स्प्रेड किया जाए। एंड साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो कंसेप्ट है ना, उसको इंटीग्रेट करो नेशनल स्ट्रेटजी एंड प्रोग्राम्स में। तो जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की ना, ये क्या होता है, तो बेसिकली एक प्रकार से यूँ कहो कि जो भी व्यक्ति है, लेट्स से वुमेन की बात करते हैं, तो उनका कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग होना, इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एंड अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ना, वुमेन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ काफ़ी अच्छी होती है, तो मान के चलो जो चाइल्ड है उनका जो डेवलपमेंट है वो और अच्छे से होगा, मोर्टेलिटी रेट वो कम होगी। साथ ही साथ यूँ कह सकते हो कि जो आपका जो इन्फेक्शियस डिजीज का स्प्रेड है वो भी कहीं ना कहीं कम होगा, जैसे आपका जो HIV एड्स सब है ना, ये सब अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है तो इन सब के प्रति अवेयरनेस सब जगेगी। तो ये सब बातें हैं, तो आप ऐसे भी लिंक कर सकते हो, ठीक है। SDG 3 का ये बात आपको ध्यान रखना है। वैसे एक सजेशन आपको देना चाहूँगा वो ये कि जो आपके 17 गोल्स हैं SDG में, ठीक है, उसको रट लो, क्योंकि कहीं पर भी अगर आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने में दिक्कत आएगी ना, यहाँ से शुरुआत कर सकते हो। क्योंकि ये जो 17 गोल्स है ना, दीज आर 17 नहीं, बट इट इज़ आवर सिलेबस ऑफ द UPSC है। पॉवर्टी की बात करो, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो, इक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन का हो, तो सोसाइटी हो, पॉलिटी हो, या फिर इकोनॉमी हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि इन्वायरमेंट हो, सब कहीं ना कहीं आपको SDG गोल में मिल जाते। तो अगर आप एक पेज चिपका देते हो अपने वॉल पर और अल्टीमेटली उसको डेली बेसिस पे रिवीजन करते हो,
तो कहीं ना कहीं ये आपके आंसर राइटिंग में मदद करेगा एंड आपको इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर आप अलग से डाटा फैक्ट रटो तो वो भी है, लेकिन कंक्लूजन के रूप में डाटा तो नहीं दोगे ना, कंक्लूजन के रूप में एसडीजी गोल्स की बात कर सकते हो तो वो भी अच्छा लगेगा देखने में। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि कहीं कुछ ना मिले तो कम से कम ये बात ध्यान रहे कि हाँ इनका भी कोट किया जा सकता है। तो होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। तो चलिए अब हम चलते हैं पॉपुलेशन में आपका साइज, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक बात तो पता होगा कि जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की तो बेसिकली वो अनइवन है। अनइवन कैसे? जैसे आपका जो फर्टाइल एरियाज है तो वहाँ पर देखोगे कि वहाँ पर आप देखोगे कि जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा वेल कंसंट्रेटेड है, पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन वहीं आप चल जाओ रग्ड प्लेन यानी कि रफ एरियाज, जैसे आप माउंटेनियस रीजन चल जाओ, हिमालय चल जाओ, या फिर जहाँ पर जो क्लाइमेट है काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम है, अंटार्कटिका चल जाओ, आर्कटिक रीजन चल जाओ, तो वहाँ पर देखोगे कि पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशली है ना। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर से प्रभावित होता है। क्या क्या फैक्टर्स है जिसके कारण आपका प्रभावित होता है हम उसे देखेंगे यहाँ पर, जो कि कहीं ना कहीं मेंस के लिए भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में आप देख लो, नॉर्थ इंडिया में बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया में बात करते हैं तो जो आपका अलुवियल प्लेन्स वाला रीजन है वहाँ पर कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम डेजर्ट रीजन में चले जाएं वहाँ पर देखो पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा स्पार्स हो जाती है। तो ये सब कुछ है और उसके लिए क्या फैक्टर्स हम देखने वाले। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन है बेस्ड ऑन द लोकेशन, ठीक है, मीन्स इन विच द पीपल आर स्प्रेड ओवर द अर्थ सरफेस, किस प्रकार से हमारे अर्थ सरफेस पर जो पीपल है या पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ईच यूनिट ऑफ एरिया, यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे इंडिया की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी 382% पर स्क्वायर किलोमीटर है, यानी एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर, ठीक है, कितना पॉपुलेशन बेसिकली है ना, व्यक्ति की संख्या कितनी है। लेट्स से कि एक स्क्वायर किलोमीटर पर व्यक्ति की संख्या 5 है तो वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी 5% पर स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर इंडिया के एवरेज निकाले पर द सेंसस तो वो आपका 382% पर स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन ये एवरेज है। यानी कि कुछ स्टेट्स में या फिर कुछ सिटीज की बात कर ले, जैसे दिल्ली सब में बात कर ले तो पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा आई थिंक कि 10,000 तक भी है वो पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। बिकॉज आप देखते हो कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, कितना छोटा एरिया है, ठीक है। ये जो है हमारे जो भी मेजर सिटीज हैं ना उनकी प्रॉब्लम ही है कि पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, उसके कारण अलग से प्रॉब्लम होती है ना, ट्रैफिक जाम, पॉल्यूशन, ठीक है, एंड रोड कनेक्टिविटी, ये सब इश्यू निकल कर आती है। वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, तो ये सब जो है समस्या लिंक्ड हो जाती है, तो वो अलग से ही टॉपिक हो जाएगा। तो उसको हम कभी बाद में फुर्सत में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तो हम मुद्दे पर आते हैं। तो टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो देख लो 121 करोड़, ये तो बहुत पुराना हो गया, वैसे तो सेंसस का इसलिए बार बार यूज की जाती है, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं रहा अब। एंड अगर हम बात करें जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का है वो तो हमने देखा ही 17% एंड अप्रोक्स 17% है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो लगभग लगभग देखा जाए तो 137 करोड़ पीपल जो है इंडिया में मौजूद हैं। एंड ये सब अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, है ना। कहीं पर देखोगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, कहीं पर देखोगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम है, ठीक है। जैसे अर्बन एरियाज में अगर देखा जाए इन जनरल तो पॉपुलेशन डेंसिटी हाई हो जाएंगी, रूरल एरियाज में देखोगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है कहीं ना कहीं कम देखने को मिलेगी। ये सब कुछ बातें हैं, तो ये बात हमने देखा। तो चलिए अब चलते हैं क्या फैक्टर्स है दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो इसको आप इसी प्रकार से लिखना है। वैसे मैं आपको यहाँ पर सजेशन देता हूँ कि अगर क्वेश्चन आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन तो पहले आप एक डायग्राम बनाओ, है ना, और डायग्राम में आप बता दो कि हाँ डेमोग्राफिक फैक्टर्स है। तो डेमोग्राफिक फैक्टर्स में जैसे माइग्रेशन हो गया आपका, नेचुरल इंक्रीज हो गया आपका, ठीक है। उसी प्रकार से ज्योग्राफिकल फैक्टर्स आप डाल सकते हो। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर में ज़्यादा है तो आप
वाटर, लैंडफॉर्म, क्लाइमेट करके ईटीसी दे सकते हो। एंड फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स है, फिर आपका सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, फिर आपका ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी, ये सब कुछ फैक्टर्स हैं। तो इस प्रकार से शुरुआत में अगर आप डायग्राम बना देते हो तो जो आपका आंसर चेक करने वाला है उसको पता चल जाएगा कि आप क्या लिखने वाले हो। बस आप वहाँ पर क्या करोगे, जब आप आंसर लिखोगे तो उसी को आप डाटा से सब्सटेंशिएट कर दोगे, तो उनको पता है कि हाँ यही लिखने वाला है, तो ज़्यादा प्रसन्न होके क्योंकि उसकी जो मेहनत है वो तो कम पड़ेगी ना, तो बात है, तो अच्छा इम्प्रेशन बनेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, तो एक तो है आपका डेमोग्राफिक फैक्टर। डेमोग्राफिक फैक्टर में क्या, पहली बात तो माइग्रेशन। आप बताओ, जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो जो माइग्रेशन मतलब क्या होता है, माइग्रेशन का मतलब मूवमेंट ऑफ पर्सन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो जाहिर सी बात है, ए एरिया है और बी एरिया है, ठीक है, यहाँ पर 100 व्यक्ति रह रहे थे, यहाँ पर आपका 100 व्यक्ति रह रहे थे। अब क्या हुआ, काम के कारण, एजुकेशन के कारण ए व्यक्ति जो है, कुछ पर्सन ए रीजन के कुछ पर्सन मूव करना चाहते हैं बी में, तो अल्टीमेटली लेट से 50 मूव कर गया। तो यहाँ पर देखो, ए में बचा 50, बी में हो गया 150। तो किस प्रकार से जो माइग्रेशन है उसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को प्रभावित किया। उसी प्रकार से अगर हम देखें इंटरनेशनल लेवल पर, तो बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो जाते हैं वर्क के लिए मिडिल एशियन कंट्रीज या फिर यूरोप या फिर अमेरिका, सब जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ के पॉपुलेशन और इंडिया के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं। उतना ही नहीं, अगर विद इन इंडिया की बात करें तो आप देख सकते हो रूरल एरिया, अर्बन एरियाज माइग्रेशन होता है। इनफैक्ट कोरोना के समय आप देख लो, है ना, डी अर्बनाइजेशन देखने को मिला था, यानी कि रूरल एरियाज में लोग आ रहे थे अर्बन एरियाज को छोड़कर। ये चीज़ें आपने देखी भी होगी, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हाईलाइट भी हुई थी। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको समझने हैं। तो यस, माइग्रेशन जो है वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पर गहरा प्रभाव डालता है, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत नहीं है। नेचुरल इंक्रीज मतलब क्या, फर्टिलिटी रेट क्या है, मोर्टेलिटी रेट क्या है ना। जहाँ पर फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, जहाँ पर आपका मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर हेल्थ सुविधाएं सब ठीक ठाक नहीं है, तो पॉपुलेशन जो है स्टेगनेंट रहेगी या फिर घटेंगी। तो इस प्रकार से चीज़ें चलती है। एंड फिर देख सकते हो ये सब चीज़ें हमने देखा। अब चलते हैं हम जोग्राफिकल फैक्टर्स। जोग्राफिकल फैक्टर्स में देखो, कोई भी व्यक्ति क्या चीज़ मांगेगा, कोई भी व्यक्ति पहले देखेगा ना पानी है कि नहीं, पानी है तभी तो वहाँ पर रहोगे। डेजर्ट में कौन जाएगा रहने के लिए अगर पानी का सप्लाई नहीं है, क्योंकि जो वाटर है बेसिक नेसेसिटी है। ठीक है, तो वाटर के लिए डिफरेंट यूजेज है वो तो हमें पता भी है, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव तो पता है, पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। लैंडफॉर्म कैसा है, तो लैंडफॉर्म में देखो कि पहाड़ी इलाका है या फिर आपका फ्लैट प्लेन्स है, जेंटल स्लोप है। तो जो फ्लैट प्लेन्स है, जेंटल स्लोप से, तो वहाँ पर तो चलो ठीक है, एरिगेशन या फिर घर बनाए जा सकते हैं, रोड, इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं, तो वहाँ पर पॉपुलेशन सेटलमेंट अच्छे से होगी। जैसे इंडिया में बोला जाता है गंगा प्लेन्स देख लो, तो गंगा प्लेन्स कितनी ज़्यादा एक प्रकार से पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी ज़्यादा है। उसी प्रकार हिमालयन रीजन की बात करो या फिर यूँ कहो जम्मू लद्दाख, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट है, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम टोपोग्राफी है कि वहाँ पर पॉपुलेशन कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब बातें हमने देखा। तो यहाँ पर दिया भी है, वेयर एज माउंटेनियस एंड हिली रीजन्स आर लेस पॉपुलेटेड ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ पर क्लाइमेट को अलग से डाला है कि जहाँ पर वेरी हैवी रेनफॉल होगा या फिर एक्सट्रीम हार्श क्लाइमेट्स होंगे तो वहाँ पर लो पॉपुलेशन होगा, जैसे मेडिटेरेनियन रीजन की बात की जाती है। उसके बाद आप ऐसे क्लाइमेट में, चलो ये भी एग्जांपल दे सकते हो, जो आपका नदर्न मोस्ट रीजन है या फिर सदर्न मोस्ट रीजन है ना। वैसे तो अंटार्कटिका में तो पॉपुलेशन बसाना अलाउड नहीं है, बिकॉज साइंटिफिक पर्पज़ के लिए उसको रिजर्व किया गया है। लेकिन आर्कटिक रीजन में देख लो, अभी साइबेरिया की बात करते हैं तो वहाँ पर पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा स्पार्सली पॉपुलेटेड है। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई। उसी प्रकार से सॉइल्स, तो सॉइल्स आपका डिटरमाइन करेगा एग्रीकल्चर होगा या नहीं होगा, एग्रीकल्चर डिटरमाइन करेगा कि आप वहाँ पर रहोगे या नहीं रहोगे। बिकॉज एग्रीकल्चर से खाना मिलेगा, खाओगे, रहोगे और अल्टीमेटली इकोनॉमिक एक्टिविटीज करोगे। ठीक है, जब सॉइल ही फर्टाइल नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर संभव नहीं है। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की बात करें तो देख सकते हो कितनी ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी ज़्यादा है। और इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी आप देख सकते हो ज़्यादा होती है।
एंड माउंटेनियस रीजन में देख लो सॉइल इरोजन एक प्रॉब्लम है, अभी हाल फिलहाल में आप देखते रहो ना जो हिमाचल प्रदेश में हुआ, आपके फ्लैश फ्लड आ गए, लैंडस्लाइड, एवलांच, ये सब होते रहते हैं, जिसके कारण देख सकते हो कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन का नुकसान होता है, डेथ होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस होता है। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर निकल कर आता है ये, एज वेल एज लोकेशन ऑफ ए प्लेस, यानी कि वो जो आपका लोकेशन है, यानी कि जो भी आपका रीजन है, अगर वो सिटी के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है तो देखोगे कि वो जो आपका रीजन है वो ग्रो करने लगेगा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, बिकॉज वहाँ पर लोग माइग्रेट होकर आएंगे, है ना, क्योंकि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज वहाँ पर डेवलप होने की जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज ये प्रोक्सीमेट है टू द नियर बाय अर्बन एरियाज और द इंडस्ट्रियल एरियाज और द टाउन्स। ये सब बातें, तो ये सब जो है फेवर करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन को। जैसे कहा जाता है ना कि दिल्ली से हट के थोड़ा सा नोएडा में जो है वो पॉपुलेशन रहते हैं, सो दैट जो आपका सब्सटेंशिएट कर सके पॉपुलेशन को। ये बातें हो गई। एंड नेचुरल डिजास्टर की बात करें तो नेचुरल डिजास्टर, अब जहाँ पर फ्रीक्वेंट नेचुरल डिजास्टर होते रहेंगे वहाँ पर लोग क्यों आएंगे, है ना। जैसे कोई रीजन है वहाँ पर अर्थक्वेक आते रहता है, फ्लडिंग फ्रिक्वेंटली आता है, विल्ड फायर होते रहता है, तो ये सब डिस्करेज करेगा सेटलमेंट्स को, और जो पीपल है वो माइग्रेट करेंगे टू द सेफर प्लेसेस। तो ये सब हमने देखा। होप आपको ये सब चीज़ें पसंद आ रही है, ये सब चीज़ें अच्छी लग रही है, मैं जो बता रहा हूँ वो पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, सो दैट आपका जो काम है वो हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना। कीवर्ड को पकड़ कर रखिए, बाकी सब लिख दोगे, ठीक है, कीवर्ड पकड़ कर रखिए, वाटर, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, सॉइल, लोकेशन ऑफ ए प्लेस टू द प्रॉक्सिमिटी ऑफ एन अर्बन एरियाज, टाउन्स, नेचुरल डिजास्टर्स। अब नेचुरल डिजास्टर जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर पॉपुलेशन क्यों आएंगे, है कि नहीं। हाँ, आपके दिमाग में आया होगा तो जापान क्या, तो जापान एक एक्सेप्शन है। अगर आपको नेचुरल डिजास्टर से प्रिवेंट करना है तो आप टेक्नोलॉजी डेवलप करिए, जैसे जापान ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रखी है अर्थक्वेक से निपटने के लिए, तो ये बात है। तो ये सब इनोवेशन जो है वो सब भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स में आपका वॉर एंड पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स, अभी देख लो आप यूक्रेन में या फिर इराक, सीरिया, कितना ज़्यादा वॉर हमें देखने को मिला, एंड अल्टीमेटली पॉपुलेशन मान के चलो खाली हो गई, बिकॉज ये सब जो कन्फ्लिक्ट सब निकलती है ना, सबसे पहले ये पॉपुलेशन को ही खाली करेंगी, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल अनरेस्ट, डिस्क्रिमिनेशन, है ना, जो अथॉरिटी है वही बार बार ओवरथ्रो हो रहा है, लोग जो है विरोध कर रहे हैं अथॉरिटी के खिलाफ, ठीक है। जैसे ये सब अफ्रीकन नेशन में काफ़ी ज़्यादा होता है पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। एंड दीज आर डिटरमिनेटेड टू द पॉपुलेशन ग्रोथ, एंड डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ रहेंगे तो कन्फ्लिक्ट हो सकता है, एंड इसके कारण भी जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस हो सकता है। साथ ही साथ पॉलिसीज गवर्नमेंट क्या लेकर आती हैं वो भी प्रभावित पड़ेगा, यानी कि अगर पॉलिसी लेकर आती है टू इनकरेज माइग्रेशन तो फिर पॉपुलेशन बढ़ेगी, टू डिस्करेज माइग्रेशन तो पॉपुलेशन जो है बाहर से नहीं आएगी, रेस्ट्रिक्टेड होगी, ठीक है। ये बात है। तो पॉपुलेशन इनकरेजिंग मतलब पॉलिसी इनकरेज माइग्रेशन, जैसे बहुत सारी यूरोपियन कंट्री जो है पॉलिसीज बनाते हैं कि आप हमारे यहाँ आओ और अल्टीमेटली यहाँ पर बस जाओ, क्यों, बिकॉज जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है उनकी बढ़ती जा रही है, और वैसे में उनको इकोनॉमिक ग्रोथ को सब्सटेंशिएट करना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सब्सटेंशिएट करना है, तो उनको पॉपुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो बुलाएंगे यंगर पॉपुलेशन को, ठीक है, कि जो यंगर एंड एफिशिएंट पॉपुलेशन है वो सब हमारे देश में आए और अल्टीमेटली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कार्य या कंट्रीब्यूट करे, सो दैट हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हमारी इकोनॉमी चलती रहे। तो ये सब कुछ फिलोसफी होती है, ठीक है, ये सब हमने देखा। तो ये बातें हो गई। एंड इंटरनेशनल लेबर मूवमेंट टेक प्लेस व्हेन रूल्स गवर्निंग क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन आर लीनियंट। अब चलते हैं सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर यानी कि जहाँ पर मिनरल्स मौजूद है, तो वहाँ पर मिनरल्स मौजूद है तो उसको एक्सट्रैक्ट करने का पोटेंशियल भी है, तो इंडस्ट्रीज आएंगी, ठीक है, वहाँ पर लोग एम्प्लॉयमेंट करने के लिए आएंगे, एम्प्लॉयमेंट करने के लिए आएंगे तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो वहाँ पर जो डेवलपमेंट बढ़ेगी, डेवलपमेंट बढ़ेगी तो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, स्कूल्स आएगा, कॉलेजेज आएगा, ठीक है, मॉल्स आएंगे, ये सब चीज़ें आएंगी, तो अल्टीमेटली वो डेवलप होगा। जैसे छोटा नागपुर प्लेटिव है ना, टाटा नगर आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। तो छोटा नागपुर प्लेटिव तो मिनरल का भंडार है ना, और वहाँ पर टिस्को आपका लाया गया था, और भी बहुत सारी कंपनी वहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो रीजन है उनकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और अल्टीमेटली
वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो भी माइग्रेट हो रही है, वहाँ पर आ रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रही है। ये बातें हो गई। साथ ही साथ अर्बनाइजेशन, तो अर्बनाइजेशन जितना ज़्यादा होगा, माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज वो उतनी ज़्यादा होगी। क्यों? बिकॉज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है अर्बन एरियाज में ज़्यादा होती हैं, डिफरेंट स्किल सेट्स वाले एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मौजूद होते हैं। एजुकेशनल, तो बेसिकली वही एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अच्छी आएंगी, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा, कम्युनिकेशन सब अच्छा होगा, एंड गुड सिविक कम्युनिटीज होंगी जो मोर एंड मोर पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करेगी। तो अर्बनाइजेशन का तो बेनिफिट है। दैट्स में आप देखते हो जो भी मेगा सिटीज है इंडिया की, वहाँ पर पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें आप लिंक करते रहिए। ट्रांसपोर्ट, अब भाई साहब ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो फिर लोग माइग्रेट करेंगे कैसे? तो ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन नॉट सिर्फ आपका पॉपुलेशन माइग्रेशन के लिए, बल्कि इंडस्ट्री सब को इस्टेब्लिश होना है तो सबसे पहली बात तो ये कि उनको ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फैसिलिटी चाहिए ना। और अगर ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फैसिलिटी अच्छी है तो वहाँ पर इंडस्ट्री सब सेटअप होंगे, ठीक है। इंडस्ट्री सेटअप होंगे तो लोग जरूर आएंगे वहाँ पर काम करने के लिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं। जैसे आप देख सकते हो नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो डेंस नेटवर्क है ट्रांसपोर्ट रूट की, एंड डेंसली पॉपुलेटेड रीजन भी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज होगा, अट्रैक्टिंग द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। एग्जाम्पल भी है कोबे ओसाका रीजन ऑफ जापान। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कहने का मतलब ये है, ये जो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो भी एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का इंडिकेटर होता है। जैसे आपका पीपल जो है रूरल एरियाज में वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, ये तो आपको पता ही है, फॉर देयर लाइवलीहुड। एंड अगर लैंड लेट से फेल हो जाती है, फर्टिलिटी उसकी कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी उतना नहीं दे पाता है, तो जाहिर सी बात है जो है वो माइग्रेट करेंगे अर्बन एरियाज में। या फिर यूँ कह सकते हो कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज अर्बन एरिया में अवेलेबल है तो फिर वो जो है सिटीज़ माइग्रेट करना चाहेंगे, है ना। वो जो आपका एग्रीकल्चर है वो बेसिकली उनको छोड़ देंगे। तो ये सब कुछ चीज़ें होती। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में अगर बदलाव आ रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं एक कारण हो सकता है आपका पॉपुलेशन चेंज का। एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कम्युनिटीज, बिकॉज ये जो है इनकरेज करते हैं मूवमेंट ऑफ पीपल को एंड सेटलिंग इन द न्यूअर लैंड्स, ठीक है। ये सब बातें हमने डिस्कस किया, तो होप आपको ये सारे फैक्टर्स क्लियर हो गए होंगे। एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं। तो जो फैक्टर्स है इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, तो एक तो डेमोग्राफिक फैक्टर, इसमें आपका माइग्रेशन है, एंड जो आपका नेचुरल इंक्रीज है, ठीक है। नेचुरल इंक्रीज में आप ये भी ध्यान रखना, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे एक तो हमारे देश में जो आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, वो भी एक फैक्टर लिख सकते हो। कैसे? देखो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के क्या कारण होते हैं कि जो फैमिली है, जो पेरेंट्स है, वो बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो बॉयज़ को प्रेफर करने के चक्कर में मोर एंड मोर चाइल्ड वो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। कि भाई साहब फर्स्ट चाइल्ड प्रोड्यूस हुआ, लेट्स से कि गर्ल हुई, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम फिर से चाइल्ड प्रोड्यूस करेंगे सो दैट वो बॉय हो, लेकिन फिर से गर्ल हुआ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि अनडिजायर्ड बर्थ होता है इन द शेक ऑफ बॉय पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करती है? तो पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करने के लिए आपका एजुकेशन है, कंट्रासेप्शन की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, हेल्थ केयर सुविधा है कि नहीं है, बिकॉज हेल्थ केयर से आपका मॉर्टेलिटी रेट या फिर ये सब चीज़ें डिसाइड होती है, चाहे वो चाइल्ड मॉर्टेलिटी का हो या फिर मेटरनल मॉर्टेलिटी का हो, ठीक है। एंड सोशल एंड कल्चर नॉर्म्स भी है, सोशल स्टेबिलिटी एंड माइग्रेशन। तो ये सब कुछ फैक्टर्स है, आप लिख सकते हो। यही डायग्राम की बात मैं आपको बताना था शुरुआत में, ठीक है। इसी प्रकार का डायग्राम आपको लिख सकते हो। तो अगर हम बात करें फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ, तो इसमें आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो जैसे देख लो आप कि जो देश विच आर इन अर्ली स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहाँ पर आपका हायर रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, क्योंकि इन सब कंट्रीज में जो आपका पॉपुलेशन है उनको इनकम अर्नर्स के रूप में ट्रीट किया जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटीज की भी बात करें तो चिल्ड्रेन को एक प्रकार से पोटेंशियल इनकम अर्नर्स के रूप में देखा जाता है। तो वो उनको शिक्षा नहीं बल्कि एग्रीकल्चर में इंगेज करवाना चाहेंगे कि हमारे
एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में वो हाथ बता दे और अल्टीमेटली हमारे पैसे बचे और अल्टीमेटली जो है उनका जो एजुकेशन सब है बच्चों का वो सब प्रभावित हो जाता है। साथ ही साथ हिस्टोरिकल फैक्टर्स या वॉर की बात करें तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स या वॉर का मतलब ये हुआ कि लेट से कि जो वॉर जैसी सिचुएशन है जहाँ पर भी वॉर सब रहेगी तो मान के चलो वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे एग्जांपल की बात की जाती है कि वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो बहुत सारे वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो जब इस प्रकार के वॉर का एंड हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देख सकते हो पॉपुलेशन में बूम देखने को मिला वेस्टर्न कंट्रीज में, बिकॉज लोग फिर से इंटीग्रेट होने शुरू हुए थे, फैमिलीज बनाने शुरू किए थे, तो ये सब कुछ बातें हैं। तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी अफेक्ट करता है। साथ ही साथ एजुकेशन तो है ही है। जैसे फॉर एग्जांपल डेवलप कंट्रीज में इंडिया की भी बात कर ले तो डेवलप कंट्रीज में क्या है कि कंपलसरी एजुकेशन की बात करती है कि एज 16 तक आपको कंपलसरी एजुकेशन पाना ही है। तो जैसे जैसे एजुकेशन कंपलसरी बनेगा तो चिल्ड्रेन को प्राइमरली इकोनॉमिक एसेट तो शुरुआत में नहीं माना जाएगा, उनको तो पहले डेवलप किया जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स बनाया जाएगा, है ना। तो जो है अल्टीमेटली पॉपुलेशन पर कंट्रोल हो सकेगा। साथ ही साथ एजुकेशन से अवेयरनेस भी तो होता है, ठीक है। अगर प्रॉपर एजुकेशन मिलेगा तो अवेयरनेस होगा, अवेयरनेस होगा तो अल्टीमेटली कुछ ही चाइल्ड प्रोड्यूस किए जाए, कुछ ही चाइल्ड बोर्न किए जाएंगे, अल्टीमेटली उन्हीं का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया जाएगा अच्छे तरीके से। ये सब बातें हैं। साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ चिल्ड्रन, क्वालिटी ऑफ चिल्ड्रन मतलब क्या है कि डेवलप कंट्रीज में आप देखोगे कुछ ही चिल्ड्रन रहेंगे, उनको अच्छे से पढ़ाया लिखाया जाता है, हेल्थ फैसिलिटी सब कुछ दी जाती है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जो पढ़ाई दी जाते हैं। तो जो चिल्ड्रन है वो कहीं ना कहीं हायर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हायर इकोनॉमिक गोल को अचीव करता है, हायर डेवलपमेंट अचीव करता है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, पुअर डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो बेसिकली वहाँ पर चिल्ड्रन को एजुकेशन एज ए प्रायोरिटी कम दिया जाता है, बल्कि उनको इनकम अर्नर्स के रूप में ट्रीट किया जाता है। तो ये सब बातें हैं। एंड वेलफेयर पेमेंट्स या फिर स्टेट पेंशन, तो बेसिकली इसका कंटेक्ट इस बात से है कि जो आपके ओल्ड एज पॉपुलेशन होते हैं ना, उनको लगता है कि वैसे अब हमारे बुढ़ापे के सहारे के लिए कहीं ना कहीं बच्चे की तो ज़रूरत है ना। तो अगर बच्चे नहीं होंगे तो हमारा सहारा कौन बनेगा, हमारा केयर कौन करेगा। तो इस एंगल से भी बच्चे जो है पैदा किए जाते हैं। तो बेसिकली अगर गवर्नमेंट वेलफेयर पेमेंट्स लेकर आती है या फिर स्टेट पेंशन लेकर आती है कि आप चिंता ना करो, हम जो है आपको पेंशन जो है ओल्ड एज में देंगे, तो बेसिकली ये जो आपका ज़्यादा पॉपुलेशन या फिर ज़्यादा चाइल्ड प्रोड्यूस करने का जो ट्रेंड है ना वो कम हो सकेगा, क्योंकि एक प्रकार से सेंस ऑफ इनकम सिक्योरिटी है कि चलो ठीक है हमारा केयर कहीं ना कहीं स्टेट तो करेगा ही ना, पेंशन देगा। तो ये बात है। जबकि देख लो फैमिली साइजेज इन डेवलपिंग कंट्रीज आर हायर बिकॉज चिल्ड्रंस को एक प्रकार से इंश्योरेंस के रूप में देखा जाता है टू लुक आफ्टर देम इन द ओल्ड एज, की बुढ़ापे में बेसिकली सहारा बनेंगे। तो ये सब बात है। साथ ही साथ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, ये बातें हो गई। अवेबिलिटी ऑफ फैमिली प्लानिंग, हाँ फैमिली प्लानिंग होती है या नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रासेप्शन का यूज होता है या नहीं होता है, तो कंट्रासेप्शन का जो अवेबिलिटी है वो वोमेन को इनेबल करेंगी टू लिव द फैमिली एंड ये सब बातें। जबकि आप देखो डेवलपिंग वर्ल्ड में ये जो आपका यूज ऑफ कंट्रासेप्शन है उसको टेबू माना जाता है ना। एंड यूज ऑफ कंट्रासेप्शन आर लिमिटेड, इसीलिए इसके कारण अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज होती है एंड मोर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। एंड साथ ही साथ देखो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, यानी कि महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन है ना लेबर फोर्स मार्केट में वो ना कहीं कम है। जैसे डेवलपिंग इकोनॉमीज में देख लो फीमेल एजुकेशन, सोशल मोबिलिटी काफ़ी कम है ना, वोमेन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। तो इसके कारण भी कहीं ना कहीं जो वोमेन है वो अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ या फिर यूँ कह सकते हो कि रिप्रोडक्टिव राइट्स को मेंटेन नहीं कर पाती है। तो ये सब भी फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट करता है पॉपुलेशन चेंज में। जबकि वो सोसाइटी जहाँ पर वोमेन एजुकेशन बेटर है तो जो महिलाएं हैं वो वर्क को प्रायोरिटी देंगी, है ना। एंड दस देयर इज अ रिडक्शन इन द बर्थ रेट, इसको आप तुलना भी कर सकते हो डेवलप कंट्रीज से। एंड डेथ रेट की अगर हम बात करें तो डेथ रेट तो बात ही है शुरुआती समय में
डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा होते थे, तो डायरेक्ट असर डालते हैं पॉपुलेशन के ग्रोथ पर, ठीक है। एंड डेथ रेट अगर फॉल होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर इंक्रीज होती है, तो फिर आपका पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। जैसे अभी मेडिकल टेक्नोलॉजी सब डेवलप हो रही है, बहुत सारे इलाज आ रहे हैं, तो जो डेथ है ना वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। ये सब बातें हैं। एंड नेक्स्ट जो इमिग्रेशन लेवल्स, यानी कि इमिग्रेशन लेवल मतलब क्या, इमिग्रेशन मतलब आना है ना, ये होता है। तो कुछ कंट्रीज में पॉपुलेशन ग्रोथ इसलिए होती है बिकॉज वहाँ पर माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो इन द यूके फ्रॉम 2000 टू लेकर 2013 अराउंड 50% ऑफ द नेट पॉपुलेशन ग्रोथ वो आपका इंटरनेशनल माइग्रेशन से आया है। तो ये होता है आपका इमिग्रेशन लेवल क्या है। तो ये सब हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स, होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज पॉइंट्स। एंड चलिए अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डेमोग्राफिक ट्रेंड्स इन इंडिया। तो इंडिया में क्या डेमोग्राफिक ट्रेंड्स है वो सब हम देखने वाले, एंड इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा 1.5-2 घंटे का लेक्चर बने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आपको प्यास लगा है तो पानी पी कर आइए, मज़े से एक बार हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, और लाइक शेयर करते रहिए। जितना लाइक शेयर करिएगा हमें भी प्रेम और स्नेह मिलता रहेगा, हमें भी कॉन्फिडेंस बिल्टअप बनती रहेगी। और साथ ही साथ आप बताते रहिए कि क्या आपको ये लेक्चर सीरीज सब मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, ठीक है। और एक दिल का बटन जरूर भेजिए हमें कमेंट सेक्शन में। तो फ्रेंड्स चलिए हम चलते हैं डेमोग्राफिक ट्रेंड्स इन इंडिया के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली डेमोग्राफिक ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो किस प्रकार से हमारे डेमोग्राफी में चेंज आए हैं उन सब के बारे में हम थोड़ा यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे। और कुछ यहाँ पर डाटा से ही बात होगी बिकॉज ये सब फैक्चुअल चीज़ है, तो डाटा से ही आपको बातें यहाँ पर होगा। लेकिन ध्यान रहे मैंने आपको बताया है कि आपका जो रिसेंट रिपोर्ट आया है पॉपुलेशन का यूएन की तरफ से, उसको आपको देखना है अच्छे से, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो प्रिडिक्शंस पहले किए जाते थे इंडिया के पॉपुलेशन को लेकर, और सारे पहले के प्रोडक्शन प्रोडक्शन नहीं प्रिडिक्शन को अब एक नया मोड़ मिला है बिकॉज काफ़ी तेज़ी से इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से उस पॉपुलेशन को अच्छे से पढ़ना है, और जहाँ पर भी डाटा आपको मिले, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा आपको खुद पता चल जाएगा, आप पढ़ोगे खुद पता चल जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंस है उसमें, ठीक है। तो उसको आपको नोट डाउन करके रखना है और इस सोसाइटी के टॉपिक के साथ इंटीग्रेट कर लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको अलग जगह रख दिए और इस टॉपिक को हम अलग करके पढ़ रहे हैं, तो ऐसे लिंक नहीं हो पाएगा। तो जहाँ पर यूज करना चाहो डाटा को वहाँ पर यूज करना भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू द रिसेंट एनालिसिस बाय द लैंसेट, लैंसेट बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने एक एनालिसिस किया है और इनका कहना है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो आपका 2048 तक पूरे पीक पर होगा, यानी कि 160 बिलियन करोड़ होगा। उसके बाद पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से अभी ये जो रिसेंट रिपोर्ट आई है, ऐसा तो उम्मीद लग रहा है कि वैसा उससे पहले ही आपका 160 बिलियन पार ना हो जाए। तो वो देखने की बात है, हम देखेंगे। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द रिपोर्ट, तो इसमें आपका कुछ खास बात है नहीं जो आपको पढ़ना है। यहाँ पर देखिए इंडिया स्पेसिफिक डाटा आपको देखना है, ठीक है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेस कंट्री तो होने वाला है, ये तो अभी 2023 में ही साबित हो जाने वाली है, ठीक है। साथ ही साथ जो वर्किंग पॉपुलेशन है ये आप ध्यान देना। सबसे इम्पोर्टेंट बात देखो, क्वेश्चन जब भी बनेगा ना कहीं या तो ओल्ड एज पॉपुलेशन पर बनेगा बिकॉज ये भी ये जो पॉपुलेशन है बढ़ती जा रही है, या फिर वर्किंग एज पॉपुलेशन पर बनेगा, ठीक है। वर्किंग एज पॉपुलेशन यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड वैसे कहते किसके, डेमोग्राफिक डिविडेंड आपने पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ठीक है। पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर में 3 कंपोनेंट होते हैं, मैं मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर बात कर रहा हूँ। एक तो आपका चिल्ड्रन का पॉपुलेशन होता है, वर्किंग एज का पॉपुलेशन होता है, और एक आपका ओल्ड एज का पॉपुलेशन होता है। तो डेमोग्राफिक डिपेंड का मतलब ये है कि जो ये आपका वर्किंग एज का पॉपुलेशन है ना, उसकी जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द डिपेंडेंट पॉपुलेशन। डिपेंडेंट पॉपुलेशन कौन है, तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन आपका ये है चिल्ड्रन प्लस आपके जो ओल्ड एज पर्सन है, तो ये हो गया डिपेंडेंट पॉपुलेशन। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ, डेमोग्राफिक डिविडेंड अच्छा होने का मतलब ये हुआ कि वर्किंग एज पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर उन्हें प्रॉपर एजुकेशन स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सब मिली तो, ठीक है। तो ये बातें, और वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे। और
अगर लेट्स से कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को ही रोजगार नहीं मिल रहा है तो फिर डिपेंडेंट पॉपुलेशन का जो बर्डन है एक प्रकार से, बिकॉज जो आपके डिपेंडेंट पॉपुलेशन होता है ना वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में तो कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो फिर उनका भी जो केयर है, हेल्थ है, वो अच्छे से नहीं किया जा सकेगा। क्या आप हमारी बातों को लिंक करने का प्रयास कर रहे हो जो मैं बताना चाह रहा हूँ? तो अगर आप लिंक कर पा रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात होगी ये, ठीक है। तो इंडिया का स्पेसिफिक पॉपुलेशन, तो ये हमने देखा। वर्किंग पॉपुलेशन देखो, वर्किंग पॉपुलेशन जो है अभी तो चलो इंक्रीज होगा, बिकॉज अभी जो है आपका क्या कहते हैं उसको, डेमोग्राफिक डिविडेंड का पीरियड चल रहा है इंडिया के लिए। जैसे यहाँ पर देखो बताया जाता है जो नंबर ऑफ वर्किंग एज एडल्ट है बिटवीन द पीरियड ऑफ 20 to 64 ईयर्स ऑफ एज, वो आपका जो 2017 में है वो 76, यानी कि 762 मिलियन, यानी कि 76.2 करोड़ रहा है 2017 में। और ये जो 21st 100 ईयर रहेगा, यानी कि 21वां ईयर जब हम पहुंचेंगे, तो जो आपका वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होकर कितना रह जाएगा, 57.8 करोड़ या फिर 578 मिलियन। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो विंडो खुली है डेमोग्राफिक डिविडेंड की, ये हमेशा ओपन रहने वाली नहीं है। इसलिए कहा जाता है ना कि भाई साहब जल्द से जल्द रोजगार मिले, जल्द से जल्द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, जल्द से जल्द आपका कंपनी सब स्टेब्लिश हो, सो दैट ये वर्किंग पॉपुलेशन को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी से जोड़ दे, और एक बार ये जुड़ जाएंगे तो अल्टीमेटली जो इकोनॉमिक ग्रोथ है देश का वो सब और अच्छे से होगा, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन और अच्छे से होगा, ठीक है। लेकिन एक विडंबना ये भी है कि हमारे देश में वर्किंग पॉपुलेशन की जब बात करते हैं तो मेल और फीमेल दोनों है, लेकिन मेल जो है वो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट करते हैं। फीमेल की अगर हम बात करें तो उनका जो कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो भी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, पिछले लेक्चर से आप देख लो, हमने बताया है वोमेन्स से रिलेटेड टॉपिक में, ठीक है। ये सब बातें हैं। और वैसे तो कहा जा रहा है बाय 2001 इंडिया के पास लार्जेस्ट वर्किंग एज पॉपुलेशन होगा, लेकिन वही मैं आपको बार बार बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ लार्जेस्ट वर्किंग एज पॉपुलेशन होने की बात यहाँ पर नहीं है, हम क्या उनको प्रॉपर स्किल एजुकेशन, है ना, सब दे पाते हैं सो दैट जो उनको ह्यूमन रिसोर्स में तब्दील किया जा सके, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूट किया जा सके, ये सबसे बड़ा फैक्टर होगा, ठीक है। नहीं तो यही डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है ना, डेमोग्राफिक डिजास्टर भी बन सकते हैं। साथ ही साथ कंपैरिजन ऑफ इंडिया एंड चाइना, तो ये किया गया है लेकिन इसमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। और इंडिया की जीडीपी एस्टिमेशन पर क्या बात हुई है तो देख सकते हो, फ्रॉम 2017 to 2100 इंडिया जो है वो आपका थर्ड नंबर पर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, ठीक है। अभी फिलहाल इंडिया जो है रैंकिंग देखिए इंडिया की इन टर्म्स ऑफ जीडीपी तो 7वें नंबर पर है, ठीक है। तो ये क्यों आ सकता है, क्योंकि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ठीक है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अगर तेजी से आएंगी तो जाहिर सी बात है इनकम बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, तो जो आपका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो भी बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली 7 से थर्ड पर आ जाएंगे। तो ये सब बातें हो गई। साथ ही साथ टोटल फर्टिलिटी रेट, तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो अभी आपका देख लो 2.1 आ गया है 2019 में, और ये जो डाटा है वो लिया गया है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2017 में। एंड ये जो फर्टिलिटी रेट है ना वो और ज़्यादा अभी डिक्लाइन होने ही वाली है, तो इसका मतलब क्या होगा, आने वाले समय में पॉपुलेशन कम होगा। बेसिकली वो जो पीडीएफ है वो आपका सेव नहीं हो पाया था, इसलिए आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो कलर है वो चेंज हो गई है, ठीक है। साथ ही साथ इंडियन इमिग्रेशन, यहाँ पर क्या बातें की गई है, तो कहा जा रहा है कि इंडिया के पास सेकेंड लार्जेस्ट नेट इमिग्रेशन होगा इन 2100, ठीक है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि जो estimated half a population more people immigrating to India in 2100 than immigrating out। तो बेसिकली इमिग्रेशन मतलब क्या होता है, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन दो चीज़ें हैं। इमिग्रेशन का मतलब होगा पॉपुलेशन का आना, इमिग्रेशन का मतलब हुआ पॉपुलेशन का जाना, है ना, कहाँ जाना, दूसरे देशों में जाना। इमिग्रेशन मतलब दूसरे देश से इंडिया में आना, वो बात है। ये सब डाटा पुरानी हो गई इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेटेस्ट डाटा से आप अपडेट करिए। एंड ग्लोबल डाटा की बात करें तो इसको आप पढ़ सकते हो कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन के लेवल पर क्या बातें की गई है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, पीक पर होगी। टोटल आपका जो
वर्ल्ड पॉपुलेशन होने वाला है, ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि 970 करोड़, यानी कि 9.7 बिलियन पीपल होने वाले हैं पूरे वर्ल्ड में बाय 2064। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एंड कुछ जहाँ पर पॉपुलेशन डिक्लाइन होने वाली है वो है जापान, इटली, थाईलैंड, स्पेन, बिकॉज ओल्ड एज पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और ग्लोबल टोटल फर्टिलिटी रेट, इस पर आप पढ़ लेना क्या बातें हैं। हम आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा है आपका चैलेंजेस क्या है एंड सजेशंस क्या है। तो बेसिकली चैलेंजेज ये है कि अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा ग्लोबल लेवल पर, जो हमने अभी डाटा देखा है, ठीक है, क्योंकि सारे तो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि बाय 2100 पॉपुलेशन डिक्लाइन होने वाली है, तो इसके कारण कुछ ना कुछ चैलेंजेज होंगी, है ना। ग्लोबल इकोनॉमी को कौन ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा, ये सब भी एक चैलेंजेज है। सबसे बड़ा इश्यू तो आएगा इकोनॉमिक ग्रोथ का इश्यू, ठीक है, बिकॉज वर्कफोर्स श्रिंक हो जाएंगे, साथ ही साथ ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ेंगे तो बर्डन जो है हेल्थ एंड सोशल सपोर्ट सिस्टम का वो बढ़ेगा, तो ये सब चीज़ें निकल कर आएंगी। और साथ ही साथ देख सकते हो जैसे जैसे देश जो है डेवलपमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे, है ना, मोर एंड मोर डेवलपमेंट पर फोकस होगा, तो फर्टिलिटी रिडक्शन तो होगी होगी, जैसे आप देख सकते हो इंडिया में, है ना। एंड एट द सेम टाइम सर्वाइवल रेट बढ़ रही है, यानी कि यूँ कह सकते हो कि हेल्थ मेडिकल रिसोर्सेज सब और अच्छा इन्हांस हो रहा है, तो जो आपका डेथ रेट है, ठीक है, वो कम हो रहा है, तो इसके कारण भी आपका जो एजिंग ऑफ पॉपुलेशन है वो भी बढ़ती जा रही है। तो ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है ना, वो अगर डिस्टर्ब होती है तो उससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, चाहे नेशन की बात करो चाहे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की बात करो, वो भी असर होगी होगी, ठीक है। तो ये बात बेसिकली कही गई। तो सजेशन क्या है, तो सजेशन वही है कि वैसा माइग्रेशन पॉलिसीज को लिबरल बनाइए, यानी कि यूँ कह सकते हैं ये तो टेम्प्रोरी सॉल्यूशन है बेसिकली। हालांकि अभी देखा जाए तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना वहाँ पर तो पॉपुलेशन तेज़ी से ग्रो हो रही है, ठीक है, और वो एक समय बाद पीक पर आएंगी तब देखा जाएगा। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना वहाँ पर पॉपुलेशन, वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है कुछ ज़्यादा श्रिंक हो रही है, तो वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ को चलाने के लिए कहीं ना कहीं यंगर एंड वर्किंग पॉपुलेशन की ज़रूरत है। तो इसलिए वहाँ पर देखोगे कि बहुत सारे जो इमिग्रेशन पॉलिसीज है वो आसान किए जाते हैं, सो दैट अच्छे क्वालिटी वाले जो पर्सनस है वो वहाँ पर आए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूट करे। ये सब चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करिए सो दैट कंपनसेट कर सके ह्यूमन शॉर्टेज को अगर वो होता है तो, बिकॉज ऑफ द डिक्लाइनिंग वर्किंग एज पॉपुलेशन, ठीक है। ये सब बेसिकली दूर की बात है 21st 100 आते आते। लेकिन अभी तो देखा जाए तो खासकर एशियन कंट्रीज की बात करें तो एशियन कंट्रीज में तो पॉपुलेशन बढ़ ही रही है। तो ये सब बातें, साथ ही साथ अब हम बात करेंगे इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में, है ना। इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए इसका भी डिस्कशन हम कर लेते हैं, इसका भी बंटाधार हम कर देंगे अभी। बस आप हमारे साथ बने रहिए। कैसा लग रहा है आपको लेक्चर सीरीज, ये सब आप हमें बताते रहिए, लाइक शेयर का बटन दबाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। लेट्स गो टुगेदर। तो बेसिकली इसे समझने से पहले डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है उसको पहले जान लेते हैं। तो देखो मैंने आपके लिए डेफिनेशन भी सेव करके रखा है। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की, ठीक है, तो इसे डिफाइन किया है एज पर द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसके अनुसार जो आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, वो बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, जो आउटकम है शिफ्ट इन द पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर। कहने का मतलब ये है कि जब हम पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको पता है डिपेंडेंट पॉपुलेशन होते हैं और जो आपके वर्किंग एज पॉपुलेशन होते हैं, ठीक है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड में क्या होगा कि जो आपके वर्किंग एज पॉपुलेशन है ना उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द डिपेंडेंट पॉपुलेशन। और वर्किंग एज पॉपुलेशन का एज क्या है 15 to 64, बिकॉज यही प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं। और डिपेंडेंट पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर चिल्ड्रन आ जाएंगे एंड ओल्डर एज पीपल आ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली वो इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल वाला देश ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे इंडिया की बात कर लो तो इतनी ज़्यादा 65% पॉपुलेशन जो है इंडिया में वो आपका वर्किंग एज पॉपुलेशन के अंतर्गत आती है। तो जाहिर सी बात है इंडिया की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, बट इसको यूटिलाइज करना एक काफ़ी बड़ा, एक प्रकार से यूँ कह सकते हो कि
चैलेंजेस भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। बिकॉज रोजगार देने हैं, रोजगार तो आना पड़ेगा ना, तभी तो इन सब को यूटिलाइज किया जा सकेगा। इसलिए कहा जाता है कि ये जो आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज जो पीपल हैं, नंबर ऑफ पीपल्स इन द वर्क फोर्स रिलेटिव टू द नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे आपका पोटेंशियल रीप किया जाएगा डेमोग्राफिक डिविडेंड का, रोजगार बढ़ेगी, है ना, इनकम बढ़ेगा, डेवलपमेंट बढ़ेगी, लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो इम्प्रूव होगी, हेल्थ फैसिलिटीज सब अच्छी होगी। तो ये सब बेनिफिट है, लेकिन रीप करना काफ़ी ज़रूरी है। नहीं तो फिर वही मैंने आपको बताया कि ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसकी हम इतनी ज़्यादा तारीफ करते हैं वो डिजास्टर बनेगा। बिकॉज हाथ में जब रोजगार नहीं होंगे तो किधर जाएंगे, आप ही हमें बताओ, ठीक है। तो ये सब बात हमने डिस्कस किया। तो होप आप डेमोग्राफिक डिविडेंड के डेफिनेशन को समझ गए होंगे। और यहाँ पर देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 62.5 है, 65 नहीं, 62.5% जो पॉपुलेशन है वो आपका एज ग्रुप है 15 से 59 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में। और ये भी बढ़ता ही जा रहा है। और कहा जा रहा है कि ये जो आपका वर्किंग एज पॉपुलेशन है चूंकि अभी बढ़ रहा है, तो कब तक बढ़ेगा, 2036 तक बढ़ेगा। और लगभग ये बढ़कर 65% पॉपुलेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें 2036 तक समय है कि हम जो है पूरा अपॉर्चुनिटीज वर्किंग एज पॉपुलेशन को प्रोवाइड करें और डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करें। बिकॉज यहाँ पर आप देखिए ये अच्छा पॉइंट है, ये जो आपके पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की अवेलेबिलिटी है भारत में, जो कि शुरुआत हो गई थी 2005-6 के पीरियड में और ये 2055-56 तक चलेगी। यानी कि हमें 2055-56 तक समय है कि हम जो है इनके जो बेनिफिट्स हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड के वो रीप कर सकते हैं। नहीं तो फिर यही डिपेंडेंट पॉपुलेशन बन जाएगा, समझ रहे आ रहा। तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ेंगे तो बर्डन बढ़ेगा, बर्डन बढ़ेगा तो बेसिकली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस प्रकार से ओरिएंट करना पड़ेगा। एंड जहाँ पर जो पीपल है अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो वहाँ पर रेवेन्यू, इकोनॉमिक एक्टिविटी सब पर असर पड़ेगा। तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स है, इसको तो आप देख ही लेना। कुछ यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो पॉपुलेशन वाला याद रखना है। पॉपुलेशन वाला आप जब कोट करो ना, आप तो वो वाला कोट करो जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आया है, ठीक है, कि कितना पॉपुलेशन को बताया गया वहाँ पर। साथ ही साथ वर्ल्ड रैंक में तो 2 नंबर है, वो तो 1 नंबर पर हो जाएगा। एंड परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो कितना शेयर है भारत के पॉपुलेशन का टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 17.71%, ठीक है। एंड पॉपुलेशन डेंसिटी, ये बेसिकली किसी रिपोर्ट से लिया गया होगा। पॉपुलेशन डेंसिटी में जाना है ना तो आप सेंसस को ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो जो आपका, इसकी तो ज़रूरत नहीं है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या होता है, बेसिकली जो 1000 लाइव बर्थ है ना, उसमें जो बच्चे हैं जिनकी डेथ हो गई है हुज एज इज लेस देन 1 ईयर, तो उनको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या हुआ, 1000 लाइव बर्थ में नंबर ऑफ चिल्ड्रेन जिनकी मृत्यु हो गई है बिफोर कंप्लीशन ऑफ एज 5, तो उसको हम कहते हैं अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो ये देख लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, 26.6, जो कि कहीं ना कहीं कम करने की ज़रूरत है। एंड जो आपका अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट क्या है, 32.9 डेथ पर 1000 लाइव बर्थ, यानी कि 100 लाइव बर्थ में 32.9 यानी कि 33 डेथ हो जाते हैं अंडर 5 एज के। एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखो तो देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी अच्छा इंप्रूव हुआ है, ठीक है। टोटल अगर देखा जाए 70.42 ईयर्स, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब यूँ कह सकते हो कि जब किसी व्यक्ति का जन्म हुआ तो वो क्या पोटेंशियल रखता है कि कितनी उम्र तक जी सकेगा, उसको हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। तो मेल के लिए 69.2 ईयर्स है, फीमेल के लिए 71.8 ईयर्स है। आप हमें बताओ वाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ फीमेल इज मोर देन द मेल। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आप देखोगे, ऐसे तो ये ट्रेंड मैंने ऑब्जर्व किया है, वैसे बहुत सारे पेपर में भी आते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, यानी कि ओल्ड एज पॉपुलेशन की बात करें तो मेल पॉपुलेशन ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द फीमेल। बिकॉज फीमेल के पास पूरी तरह स्किल रहता है कि वो घर के काम जो भी है वो कर सकती है और वो इंडिपेंडेंट रह सकती है, खाना पकाना ये सब जो भी है उनका करने को वो कर सकती है। लेकिन यही अगर हम बात करें मेल पॉपुलेशन की तो वो ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं
क्यों? बिकॉज उन्होंने बेसिकली हाउस होल्ड वर्क कभी किया ही नहीं होता है। ये सब चीज़ें मैं आपको इंसाइट बता रहा हूँ। लेकिन जब वोमेन यंगर होती है तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा डिपेंडेंट होती है कि नहीं है, अपने हस्बैंड के ऊपर, अपने फादर के ऊपर। तो ये सब कुछ बातें हैं जो मैं आपको इनसाइड नॉलेज बता रहा हूँ। ये सब बेसिकली न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, ठीक है। ये डाटा यूज करना है। रूरल पॉपुलेशन, तो रूरल पॉपुलेशन में देख लो अराउंड 65% है आपका रूरल एरियाज में रहते हैं, ठीक है। एंड अर्बन पॉपुलेशन में देख लो अराउंड 35%। तो ये तो माइनस कर दोगे तो अपने आप आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? रूरल एरियाज के अपने चैलेंजेस है, अर्बन एरियाज के अपने चैलेंजेस। तो रूरल एरिया में रोजगार दिलाना है, ऐसा तो नहीं होगा ना कि माइग्रेशन ले आओ अर्बन एरियाज में तो रोजगार आ जाएगा। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है तो वहाँ पर हमें रोजगार के ऑप्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे ना। हर व्यक्ति अगर अर्बन एरिया में माइग्रेट करने लगेंगे तो समझो कि जो अर्बन एरियाज है, पहली बात तो ऑलरेडी बर्डन है इन द सेंस कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूज पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेशन है, और इसके कारण और भी सारा चीज़ें, पॉपुलेशन से पॉल्यूशन, ट्रैफिक जैम, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिग्रेडेशन, ये सब चीज़ें हो रही है। रेंट देखो कितनी ज़्यादा महंगी हो रही है सिटीज़ में, ठीक है। रेंट पर कोई मकान खरीदने जाओ तो पता चला कि जो है ऑफिसर से भी बड़ा भाव रखता है। ये सब कुछ फीलिंग्स आ जाती है कभी कभी। तो अब यहाँ पर आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया की अगर हम बात करें तो एनएसएसओ का पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, यानी कि ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिलीज करता है, कौन रिलीज करता है? एनएसएसओ रिलीज करता है। और यहाँ पर डाटा है, इसी डाटा को भी यूज कर सकते हो कि इंडिया का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है ना, उसके कंपेरिजन में कितना पॉपुलेशन वर्क या इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा है, समझ में आया? उसको कहते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। सिंपल सा मतलब कहते हैं, लेट्स से कि वर्किंग एज पॉपुलेशन जिसका एज ग्रुप 15 से 59 ईयर्स है, उसकी संख्या है 1000, ठीक है। और सिर्फ उसमें से 500 ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंगेज्ड है, बाकी सबको इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं कर रहे। तो आपका जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना हो जाएगा? 50%। तो यहाँ पर देखो इस सर्वे के अनुसार जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है मात्र 53%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अराउंड हाफ ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन जॉबलेस है। अब बताओ, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जॉबलेस है मतलब क्या है? वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, समझो। तो कहाँ से डेमोग्राफिक डिविडेंड रीप होगी? जब आपका 50% पॉपुलेशन वो डिस्पाइट वर्किंग एज में है लेकिन वो कार्य नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं हो, कोई बिजनेस नहीं है उनके पास। तो सोचो, और यही जब डिपेंडेंट पॉपुलेशन हो जाएंगे तो कितना ज़्यादा बर्डन बढ़ जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि कहीं ना कहीं हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करवाने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड इंडिया हैज़ वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन, ये तो बात हमने बार बार कही है, ठीक है। अब यंगेस्ट पॉपुलेशन है तो मतलब क्या हुआ कि ना सिर्फ ये इंडिया के लिए सर्व कर सकते हैं बल्कि इंडिया के बाहर के भी पॉपुलेशन, जैसे आपका वेस्टर्न या फिर यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, बहुत सारे लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं, और ये सब बातें। एंड बल्ज इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन, बल्ज इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन मतलब क्या? ऐसे देखोगे है ना, ऐसे बल्ज इन पॉपुलेशन है ना, ऐसे करके। इसका मतलब क्या है कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द डिपेंडेंट पॉपुलेशन। इसी को कहते हैं बल्ज, मतलब क्या? फैला हुआ है मिडिल में, मिडिल वाला रिप्रेजेंट करता है वर्किंग एज पॉपुलेशन। ये दूसरा करेक्टरिस्टिक्स हो गया। तीसरा देखो, रीजन फॉर बल्ज क्या है? रीजन फॉर बल्ज यही है कि आपका जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसमें आपका डिक्लाइन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके सबसे नीचे के पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं चिल्ड्रेन, तो उसकी कहीं ना कहीं संख्या कम हुई है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो चलो बढ़ा है, लेकिन अभी दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है ना, उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा, डिपेंडेंट पॉपुलेशन या ओल्ड एज पॉपुलेशन की अभी ज़्यादा नंबर नहीं है। तो ये बात है। यूएनएफपीए रिपोर्ट, इसको रिप्लेस करो आप, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया है, ठीक है, पढ़ लेना आप। ये देख लो, द विंडो ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड अपॉर्चुनिटी इन इंडिया, वो अवेलेबल है 5 डिकेड्स के लिए। 5 डिकेड में जो करना है कर लो। 5 डिकेड में रोजगार देना है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस एक्सपेंशन, स्टार्टअप, स्टैंड अप, जो करना है कर लीजिए। 5 साल का मौका है, लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करवाइए, है ना, क्योंकि जब तक ये रिप नहीं होंगी अल्टीमेटली हमारे देश के जीडीपी कंट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ, पॉवर्टी रिडक्शन, न्यूट्रिशन, ये सब ऐसे ही मुद्दे अटके रहेंगे, ठीक है। तो एडवांटेज विद द डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें तो क्या एडवांटेज है?
तो बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। कैसे? तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, ठीक है, इंक्रीज फिजिकल स्पेस, ठीक है, बिकॉज जो रिसोर्सेस है वो कहीं ना कहीं फिजिकल एंड ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेंगे, तो जाहिर सी बात है वो रिटर्न भी देगा। अलॉन्ग विथ राइज इन वोमेंस वर्कफोर्स, वोमेन वर्कफोर्स में भी बढ़ोतरी होगी, वोमेन भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकेंगी और वो कर भी रही हैं, ठीक है, जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही है। साथ ही साथ सेविंग रेट्स बढ़ेंगे, ठीक है, एंड मैसिव शिफ्ट देखने को मिलेगा टुवर्ड्स ए मिडिल क्लास सोसाइटी, बिकॉज मिडिल क्लास सोसाइटी यूँ कह सकते हैं, इनको एस्पिरेशनल क्लास कहते हैं, जैसे हम और आप है एस्पिरेशनल क्लास, ठीक है, कि यहाँ पर हमारा एस्पिरेशन काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है अचीव करने के लिए, इसलिए हम लोग हार्ड वर्क करते हैं, डेडिकेटेड वर्क करते हैं, सो दैट हम अपने सपनों को उड़ान दे सके, हम अपने सपनों को फुलफिल कर सके। ये सब बात होती है कि नहीं होती? ये सब फीलिंग आपको आती भी होगी। साथ ही साथ डेमोग्राफिक डिविडेंड हिस्ट्री, डेमोग्राफिक डिविडेंड हिस्ट्री का मतलब ये हुआ कि जो देश पहले डेमोग्राफिक डिविडेंड जो आपका समय है उसको अटेंड किया है, तो वो कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक डिविडेंड के बेनिफिट्स भी रीप कर रहे हैं। जैसे जापान की बात कर लो, तो जापान वाज वन अमंग द फर्स्ट मेजर इकोनॉमी जिसने रैपिड ग्रोथ देखने को मिला अपनी इकोनॉमी में, उनके इकोनॉमी में, बिकॉज ऑफ द चेंजिंग पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। और उनका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड फेज है 1964 से 2004 तक चला था, तो आप देख सकते हो 1964 से 2004, और इस पीरियड में उसने इतना डेवलपमेंट किया, इतना ज़्यादा यूँ कह सकते हो कि ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप किया कि आज जो है उसकी बेनिफिट हमें मिल रही है। इतनी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ वहाँ पर देखने को मिलती है, डिस्पाइट वहाँ जो है रिसोर्स कंस्ट्रेंट है ना, तो यही बात होती है। एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, ये सब कुछ फैक्टर्स है। राइज इन वर्कफोर्स, तो वर्कफोर्स में वृद्धि होना, तो मोर देन 65% ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकता है भारत। एंड इट विल सप्लाई मोर देन हाफ ऑफ एशियाज पोटेंशियल वर्कफोर्स ओवर द कमिंग डिकेड्स, है ना, यानी दूसरे दूसरे देश में भी वर्कफोर्स सप्लाई किए जा सकते हैं, बिकॉज वर्किंग एज पॉपुलेशन परसेंटेज देखिए 65%। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, भारत का पॉपुलेशन परसेंटेज और पॉपुलेशन दोनों देखिए, तब आपको पता चलेगा। एंड इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग, यानी कि अगर पॉलिसी मेकिंग काफ़ी अच्छा किया जाता है ना, कुछ स्कीम्स लाए जाते हैं, प्रोग्राम लाए जाते हैं, है ना, जो आपके डेमोग्राफिक डिविडेंड को यील्ड कर सके, तो और ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट बढ़ेगा, एंड लोगों की जो लाइफ स्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड्स है, वो सब भी इम्प्रूव होगी। लेकिन चैलेंजेस क्या है डेमोग्राफिक डिविडेंड के? तो एक तो चैलेंजेज है एसिमेट्रिक डेमोग्राफी। एसिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ कि जो आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, वो अनइक्वल है, वो वेरी कर रहा है स्टेट टू स्टेट। कहने का मतलब ये है कि नॉर्थ इंडिया की बात करें, बिहार, यूपी, वहाँ पर आप देखो कि यंगर पॉपुलेशन, वर्किंग एज पॉपुलेशन की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट। लाइक हम साउथ इंडिया के कुछ स्टेट्स की बात कर लें, तो ये एसिमेट्रिक डेमोग्राफी। दैट्स वाई आप देखते हो कि जो आपके नॉर्थ इंडिया से पॉपुलेशन उठ के कहाँ जाते हैं, ठीक है, आपके साउथ इंडिया में जाते हैं, या फिर जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है वहाँ पर जाते हैं। कुछ कारण है, एक कारण तो ये है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है ना, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि एजुकेशन के लिए भी जाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका बेसिकली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात हमने की, है ना। एक और भी टर्म बना है हमारे देश में, जहाँ या फिर जो राज्य पुअरेस्ट स्टेट है वहाँ पर डेमोग्राफिक डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा है ना, और जो राज्य रिचर है वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा है ना, ये भी टर्म बना ही है। तो जिसके कारण क्या होता है, बेसिकली रोजगार के लिए जो है वो माइग्रेशन होते हैं, ठीक है, ये सब बातें हैं। साथ ही साथ लैक ऑफ स्किल, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन जो वर्किंग एज में है, डिस्पाइट दैट स्किल की कमी है। और अब जैसे जैसे डिजिटाइजेशन हो रहा है ना, नए नए टाइप ऑफ वर्क आ रहे हैं, तो उसके लिए भी स्किल देना जरूरी है ना। जिस प्रकार से आपका आईटी सिनेरियो चेंज हो रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है ना, तो उस प्रकार से कहीं ना कहीं स्किल तो गेन करने पड़ेंगे ना। अगर नहीं गेन किया तो हम पीछे रह जाएंगे और हम एडवांटेज नहीं ले पाएंगे इन अपॉर्चुनिटीज़ का, बिकॉज हमारे पास ह्यूमन तो है लेकिन ह्यूमन कैपिटल नहीं रहेगा, ह्यूमन स्किल नहीं रह पाएगा। साथ ही साथ लो ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट के फील्ड में भी देख लो काफ़ी पीछे हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, उसमें भारत का रैंक देख लो 131 आया है एज कम्पेयर टू 189 कंट्रीज। तो कहीं ना कहीं दुख वाला ही बात है। तो इसका मतलब इसको अगर इम्प्रूव करना है तो हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबको
ठीक करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा इंडियन वर्कफोर्स एफिशिएंट एंड स्किल बनेगा, तभी जो है वो देश के लेबर फोर्स में या फिर यूँ कह सकते हो कि इंटरनेशनल लेवल पर भी वो कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। साथ ही साथ इनफॉर्मल नेचर है हमारी इकोनॉमी का, तो इनफॉर्मल नेचर है हमारी इकोनॉमी का, ये भी एक फैक्टर है जो हर्डल करता है टू रीप द बेनिफिट ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, बिकॉज इनफॉर्मल नेचर में क्या होता है, गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी सब बनाएगी ना, कोई भी इनिशिएटिव सब लेगी, कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हो पाता है। ठीक है, जॉबलेस ग्रोथ, जॉबलेस ग्रोथ तो आप देखते ही हो, यानी कि ग्रोथ तो हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन अगर हम बात करें जॉब या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के ग्रोथ को, वो नहीं हो रहा है। तो अब जॉबलेस ग्रोथ नहीं होगा तो मेन मुद्दा तो होना चाहिए वर्किंग एज पॉपुलेशन को वर्क दीजिए। अब वर्क ही नहीं है, जॉबलेस ग्रोथ है, तो फिर भाई साहब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कहाँ से होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूशन कहाँ से होगा। ठीक है, साथ ही साथ डीग्लोबलाइजेशन चल रहा है, प्रिवेंटिज्म प्रोटेक्शनिज्म अपना रहे, तो इसके कारण जो स्कोप है वर्ल्ड में कि हाँ माइग्रेट करके दूसरे देश में जाए, वो भी एक दूर नजर आता जा रहा है। साथ ही साथ देख लो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो गई है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रहा है, तो उस प्रकार का स्किल अगर नहीं देंगे तो फिर दिक्कत होगा कि नहीं होगा बताओ। इसलिए वे फॉरवर्ड, सबसे पहला वे फॉरवर्ड तो ये कि ह्यूमन कैपिटल बनाइए, है ना। ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल बनाना जरूरी है, कैसे, हेल्थ केयर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जॉब्स, स्किल्स, ये सब दीजिए आप, क्योंकि ये सब दोगे तभी एक ह्यूमन जो ह्यूमन कैपिटल बनेगा और वो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा। और जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इनकम ग्रोथ होगा, तो अल्टीमेटली पॉवर्टी, ये सब जो सोशल इश्यूज है ना, वो कम होगी। अलॉन्ग विथ स्किल डेवलपमेंट देना है, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब पर फोकस करिए। अभी एजुकेशन में आप लिख सकते हो NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब एजुकेशन में इसलिए फोकस किया जाना चाहिए क्योंकि जो आपके पॉपुलेशन है ना, सबसे पहली बात तो ये कि चिल्ड्रन की भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, इंडिया विच हैज ऑलमोस्ट 41% पॉपुलेशन बिलो द एज ऑफ 20 ईयर्स, और बिलो द एज ऑफ 20 ईयर्स 41% पॉपुलेशन है। इसका मतलब क्या, इन पॉपुलेशन को अगर बेटर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देते हैं तो यही बाद में हमारे देश का भविष्य जो बनेंगे, ये हमारे देश को चलाएंगे, ये हमारे देश के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो इनको स्किल एजुकेशन सब होना जरूरी है ना। तो ये सब बातें हैं, तो ये हमने देखा। और हेल्थ तो है ही, बिकॉज हेल्थ प्रोडक्टिविटी बूस्ट करता है इकोनॉमी की। ठीक है, और अगर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छा है तो कहीं ना कहीं जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होते हैं वो भी कम लगेंगे और बीमारियाँ भी कम होंगी। फिर जॉब क्रिएशन, फिर अर्बनाइजेशन, ये सब कुछ हैं करने पड़ेंगे। यानी कि अर्बनाइजेशन की बात करें तो देख सकते हो द लार्ज यंग एंड वर्किंग पॉपुलेशन इन द ईयर्स, वो माइग्रेट करेंगे अर्बन एरियाज में विद इन देयर ऑन एंड अदर स्टेट, यानी कि इंटर स्टेट या इंटर स्टेट माइग्रेशन, जिसके कारण रैपिड एंड लार्ज स्केल इंक्रीज हो सकता है अर्बन पॉपुलेशन में। मेरा कहना है भाई साहब कि अर्बनाइजेशन तो चलो ठीक है, लेकिन रूरल एरियाज को अर्बन फैसिलिटीज दिया जाए, इसके लिए क्या तो कीवर्ड यूज किया गया था, है ना। रूरल एरियाज में अगर अर्बन फैसिलिटीज दी जाती है तो उसके लिए एक कीवर्ड आया था, क्या तो है वो, याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो आपको बताएंगे ज़रूर। ठीक है, तो क्यों ना हम, जैसे 65% पॉपुलेशन रूरल एरिया में वास करते हैं, है ना, रूरल एरिया में रहते हैं, तो अल्टीमेटली वहाँ पर हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सब दें, वहाँ पर हम इंडस्ट्रीज खोलें, वहाँ की इकोनॉमिक पोटेंशियल क्या है उसको आइडेंटिफाई करें, वहाँ पर हम इंडस्ट्री सेटअप करें, वहाँ पर हम सर्विसेज सेक्टर को इस्टेब्लिश करें, FDI बुलाए, पॉलिसी लेकर आए, तो ये सब जब हम करेंगे तभी तो वहाँ के पॉपुलेशन जो है बेसिकली वो इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में रीप कर सकेंगे। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात तो ये भी है ना, चैलेंजेस भी, एजुकेशन उस प्रकार का होना चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है द बेसिक बिल्डिंग है जो हमारे ह्यूमन कैपिटल को निर्धारित करेगा वो है एजुकेशन। एजुकेशन देंगे तो कंपनी सब भी आ सकती है। ठीक है, बस कुछ पॉलिसी में चेंजेज या शिफ्ट करने की ज़रूरत होती है। तो कंक्लूजन में आपको तो लिख ही देना है कंक्लूजन क्या है। तो ये सब हमने देखा, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में स्टार्ट करेंगे पोस्ट 1950s क्या है, इवोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसीज इंडिया, कुछ पॉपुलेशन कुछ कमिटीज हम देखने वाले हैं, एंड एक्चुअली हम जो है इसको जल्द से जल्द समाप्त करने का प्रयास करेंगे। 2-3 पेज का और होगा, उसके बाद मेन मुद्दे पर आएंगे, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज। ये सब तो और मज़ेदार टॉपिक है और मज़ेदार तरीके से डिस्कस करने वाले। लेकिन आपको ध्यान रखना है जाते जाते एक बात कि आपको UN का जो अभी रिपोर्ट आया है उसको पढ़ लेना है, नोट्स बना लेना है और अल्टीमेटली उसको रिवाइज करते रहना है, सो दैट आप उसको यूटिलाइज करो आंसर राइटिंग में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है तो आप शेयर, लाइक, कमेंट जो करना है करिए, एंड अल्टीमेटली हमें आप दीजिए इजाज़त। थैंक यू।